ज़्यादा समझ में आती है बच्चों को, समझ रहे हो ना। तो हम लोग एक्चुअल में ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में क्या क्या स्टडी कर चुके थे, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक कंप्लीट कर लिया था, लंग्स भी कंप्लीट कर लिया था, फिर स्टेप्स इन ब्रीदिंग या स्टेप्स इन रेस्पिरेशन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आगे चलेंगे आज के लेक्चर में, चलिए देखते हैं फिर आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ये बेटा क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना, मतलब किस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं, किस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं और उसमें कौन कौन से मसल्स या हमारी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो प्रोसेस आते हैं, दो प्रोसेस आते हैं बेटा, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन या फिर इसी को बोलते हैं बेटा क्या, इंस्पायरेशन। मतलब कि हमने एयर अंदर ली, ऐसे एयर अंदर ले ली, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन और इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कैसे होता है ये इनहेलेशन और एक्सपायरेशन। अब बेटा मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, मसल्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। एक्चुअल में लंग्स के पास कोई मसल्स नहीं होती है ना। आपने लंग्स पढ़ा, लंग्स के पास कोई पर्टिकुलर मसल्स नहीं होती हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करें, है ना। तो लंग्स से रिलेटेड यानी कि लंग्स से ही अटैच कुछ और मसल्स होती हैं आसपास जो ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। जरा देखते हैं कौन कौन सी मसल्स हैं इसमें। इनहेलेशन में देखो, इनहेलेशन में क्या करती है, मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, टू टाइप्स मसल्स, दो तरीके की मसल्स इन्वॉल्व होती है बेटा, और वो दो तरीके की मसल्स जो है वो कौन कौन सी है देखते हैं जरा, है ना। टू टाइप्स मसल्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज बेटा फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक ऑब्लिक रेडियल मसल्स, ठीक है। अब बेटा ये तो आपने पढ़ा नहीं, ये कहाँ होती है सर, तो रेडियल और फ्रेनिक मसल्स कहाँ होती है बेटा, ये डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम की मसल्स हैं, अभी हम दिखाएंगे इनकी लोकेशन कहाँ होती है वहां पे डायग्राम में, टेंशन न ले, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो डायफ्राम। अब इसके बाद दूसरी आती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इसे शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, EICM, ठीक है, EICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। बहुत ध्यान से अब जरा लोकेशन देख लेते हैं इनकी एक डायग्राम के थ्रू। तो हम मानते हैं हम कुछ लैटरल व्यू ले रहे हैं, कुछ इस तरीके का। अगर आप लंग्स को इस साइड से देखें, इस साइड से, तो ये बैकबोन है पीछे और ये रिब्स आई हुई हैं इस तरीके से, और ये हमारे इस केस के अंदर, रिब केस के अंदर क्या है, लंग्स। तो देखते जरा थोड़ा सा डायग्राम, कुछ इस तरीके से ये लंग्स है, बहुत ध्यान से, ये लंग्स है ना, और ये है बैकबोन यानी कि वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। ये क्या है, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। इसमें बोन्स होंगी, ऐसे बोन्स मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, उसको VCB लिख देंगे तो चलेगी। ये वर्टेब्रल कॉलम मान लेते हैं, ठीक है। और इतनी सारी बोन्स नहीं होंगी इतनी जगह में, बस ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, टेम्परेरी। अब क्या होता है कि ये जो इसी बोन से ऐसे आगे आके रिब्स आई होंगी, इन्हीं बोन से अटैच होकर के, और रिब्स यहाँ पे इस तरीके से उनके कनेक्शन होंगे। अगर आप कट कर दें तो ऐसे कुछ इस तरीके से दिखेंगे रिब्स, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये कुछ इस तरीके के रिब्स हैं,
इसमें आके अटैच हुई आके आगे, और आगे ही सामने फ्रंट में बोन कौन सी, स्टर्नम बोन, पता ही है ना। तो ये रिब्स आके क्या हुई है, इसमें अटैच हो गई आके। इसी तरीके से ये बैकबोन से रिब्स कहाँ आ गई, यहाँ पे अटैच हुई। जब हम कट कर सेक्शन देखेंगे तो हमें ये लंग्स दिख रहा है, और ये अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की मसल्स, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मसल्स होती हैं, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना। ये है बेटा डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम, ठीक है, फ्रैम जी सेलेक्ट है, डायाफ्राम है, और इसी में है ये इन मसल्स कौन सी, फ्रेनिक ऑब्लिक रेडियल मसल्स, ठीक है। फ्रेनिक और रेडियल मसल्स इन्हीं को हम बोलते हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है, कंफर्म। तो अब क्या होता है कि ये दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं हमें सांस अंदर खींचने में, यानी कि इंस्पायरेशन में या इनहेलेशन में। देखते हैं जरा कैसे, ठीक है ना। पहले हम लोग फ्रेनिक और रेडियल मसल्स देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बेटा क्या होगा, ये डोम शेप्ड ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए और कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये मसल्स सीधी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, डायाफ्राम यानी कि फ्रेनिक मसल्स जो है वो डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम फ्लैट, अभी फ्लैट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल्स मतलब नीचे की तरफ पुश करेगी, है ना। क्यों पुश कर रही है, उसका एक ही रीजन है, क्या, कि एयर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब तक अंदर ज्यादा जगह नहीं बनेगी तो बाहर से एयर अंदर जाएगी क्या, नहीं जाएगी, एयर नहीं जा सकती है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अंदर जगह ज्यादा बनाना पड़ेगा, और ज्यादा जगह बनाने के लिए देखो पहले इतनी जगह थी, सिर्फ इतनी जगह थी, इतनी, अभी क्या हो गया, ये नीचे चली गई। जब ये मसल्स नीचे चली गई तो क्या हो गया, थोड़ी सी जगह बढ़ गई होगी, इतनी जगह बढ़ गई तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, और बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इनका काम तो ये हो गया कि ये नीचे बिकम फ्लैट, यानी कि क्या हुआ कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा बेटा, अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, इंक्रीज थोरेसिक वैल्यू, थोरेसिक वैल्यू क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अंदर की जो कैविटी है, जो अंदर थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक केज है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। ये जब नीचे जाएगा तो थोड़ी सी जगह बच जाएगी, तो ये बढ़ गया, बढ़ने पर इसके बाद क्या होगा बेटा, देखो अब क्या होगा, जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाए तो क्या होगा, इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। मतलब अंदर जो लंग्स के अंदर है इंट्रा पल्मोनरी, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। अब जब ये इंक्रीज हो जाएगा, चलो ये इंक्रीज हो गया यहाँ तक, समझ में आया, कंफर्म। अब बेटा क्या होता है कि ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, बहुत ध्यान से। तो जब अभी देखो अब क्या हो रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ देखो, तो वॉल्यूम किस एरिया में बढ़ रहा है, एंटेरो पोस्टीरियर, मतलब ऊपर नीचे जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इन एंटेरो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो गया, मतलब एंटीरियर मतलब ऊपर, पोस्टीरियर मतलब नीचे। तो जब क्या हुआ, डायाफ्राम पहले ऐसे था और इसमें ऊपर से ऐसे हो गया, तो ये जगह जो था वो एरिया वॉल्यूम बढ़ गया वहां पे, समझ रहे हो। तो एंटेरो यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ कैविटी, ये ऊपर नीचे क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, वो बिकम फ्लैट हो गया, कंफर्म। यहां तक हुआ। अब चलते हैं जरा हम लोग एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे इस पे। अब बेटा सबसे पहले कहां होती है ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो पहले पता होना चाहिए कहां होती है, बिटवीन रिब्स, बिटवीन रिब्स। बेटा रिब्स के बीच में होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, जैसे दो रिब्स हैं, ये दो रिब्स, इन दो रिब्स के बीच में जो ये मसल्स होती हैं ऐसे, जो क्या करती हैं, इन रिब्स को बाहर की तरफ से खींचती हैं, ऐसे बाहर की तरफ क्या करती हैं, खींचती हैं। जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो देखा होगा हमारा जस्ट हल्का सा बाहर आता है, जब हल्का
सा बाहर आता है तो कौन खींचता है उसको? खींचता कौन है? लंग्स थोड़ी खींच बाहर की तरफ पुश कर रहा है। ये मसल्स जो होती हैं दो रिब्स से है ना, दो रिब्स है, तो उन दोनों रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं जो बाहर की तरफ इन रिब्स को ऐसे बाहर की तरफ खींचती है, ऐसे बाहर की तरफ, है ना। तो इन्हें बोलते हैं, जो बाहर की तरफ खींचती है उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और कॉस्टल क्यों? क्योंकि दो रिब्स के बीच में होती हैं, इसलिए इनको कॉस्टल मसल्स बोलते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ होती है? बिटवीन रिब्स। अब बेटा कितने पेयर रिब्स होती है हमारी? 12 पेयर रिब्स होती है ना, 12 पेयर, 12 इधर 12 इधर, 12 पेयर रिब्स होगी। और 12 पेयर रिब्स के बीच में अगर स्पेसेस गिनेंगे तो कितने आएंगे? 11। तो बेटा रिब्स कितनी हो जाएंगी? 11 पेयर, सॉरी मसल्स कितनी हो जाएंगी? ये EICM कितनी होती है? 11 पेयर, ठीक है, 11 पेयर हो गई। समझ में आ गया? अब जरा ये क्या करेंगे देखते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स dorsoventral एक्सिस। अब बेटा ये बहुत ध्यान से समझना है, ये मसल्स है, इन रिब्स के बीच में मसल्स है। तो ये कौन सा है? वेंट्रल, और पीछे कौन सा है? डोर्सल। मतलब ये जो रिब्स है वो क्या करेंगी? इस मसल मतलब जो मसल्स है वो रिब्स को क्या करेंगी? ऐसे बाहर की तरफ, इधर की तरफ पुश करेंगे। और जब इधर की तरफ पुश करेंगी तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। कहाँ? डोर्सोवेंट्रली एक्सिस में पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस ना लिख करके हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटवर्ड्स, ठीक है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ खींचेगी, कंफर्म। और जब खींचेंगी तो क्या होगा? इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम in dorsoventral axis। dorsoventral axis में बेटा क्या हो जाएगा? एक्सिस, ये एक्सिस लिखा, ठीक है। डोर्सोवेंट्रल मतलब बाहर की तरफ और पीछे की तरफ, देखिए आगे की तरफ पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखो जब रिब्स खींचेंगी बाहर की तरफ तो क्या होगा? अंदर वेंट्रल और डोर्सल एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसे, ये ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। और पहले डायफ्राम क्या कर रहा था? ऐसे, यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ा रहा था। और रिब्स की जो EICM मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो डोर्सल वेंट्रल इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो कहीं ना कहीं दोनों में क्या हो रहा है? पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ये दोनों क्या करेंगे? कॉज क्या करेंगे? जादू मंत्र थोड़ी करेंगे, है ना। क्या करेंगे? देखो कॉज डिक्रीज प्रेशर, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अंदर जो है इनसाइड इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। पर जो पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर प्रेशर था उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो आपको पहले ही बताया, एयर हमेशा कहाँ? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब आप जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो कहीं तो अलग बात है, जबरदस्ती वाला काम नहीं है। तो क्या होगा? जैसे ही होगा वैसे ही क्या होगा? एयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर, ऊपर लिख दो, एटमॉस्फेरिक एयर गोज इनटू लंग्स, ये लंग्स में चली गई, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे? जब ये दोनों फंक्शन हो जाएंगे, जब यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये बीच में, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या करेंगे? इधर की तरफ वॉल्यूम बढ़ा देंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये भी एक्सपेंड हो जाएगा और ऊपर की तरफ भी एक्सपेंड हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जो हो रहा है वो देख रहे हो आप, डोर्सोवेंट्रल है, डोर्सोवेंट्रल। और ये कैसा है? एंटेरो पोस्टीरियर, ठीक है। तो एरिया जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और एयर अंदर चली जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इनहेलेशन समझ में आएगा, इसी प्रोसेस को हम इनहेलेशन और इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन
उससे बाहर निकालते हैं इस तरीके से, है ना। लेकिन बेटा हमने आपको पहले ही समझाया था, पहले ही भी बता चुका हूं मैं कि जब एयर हम इनहेल करते हैं तो थोड़ा सा मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एनर्जी खर्च यानी कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। लेकिन जब मसल्स रिलैक्स हो रही है तो उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होने की जरूरत ही नहीं, है ना। देखते जाते सबसे पहले तो पैसिव प्रोसेस कैसा बेटा? पैसिव प्रोसेस पहले भी बता चुका हूं मैं, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें जनरल क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ कौन कौन सी मसल्स रिलैक्स होंगी? रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, एंड EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, दोनों क्या होंगी? रिलैक्स होंगी। और जैसे ही रिलैक्स होंगी तो क्या होगा? जैसे ही रिलैक्स होगी तो क्या होगा? डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लगातार तुरंत क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, है ना। प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। भाई जगह कम है, एयर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? 100% क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? एयर कम्स आउट फ्रॉम लंग्स, ठीक है, लंग्स से बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल एक्सहेलेशन की हम बात कर रहे हैं। आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, ठीक है। इनहेलेशन तो शायद आपको पता भी लगता होगा, लेकिन एक्सहेलेशन कब किया आपने? आपको कुछ भी पता नहीं है। तो बेटा क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है नॉर्मल एक्सहेलेशन का, समझ रहे हो? एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का। अब क्या होता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? क्या रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब ब्रीदिंग का रेट क्या होता है? बेटा 12 से 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। मतलब 1 मिनट से हम 12 से 16 बार, है ना, कितने बार? 12 to 16 टाइम पर मिनट, है ना। आप कभी गिनोगे ऐसे, है ना, कभी कभी होता है कि यार अरे 12 से 15 बार ही हम 12 से 16 टाइम ही हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। हाँ बिल्कुल, वो हार्ट बीट अलग बात है और ये अलग बात है ना। अब क्या होता है बेटा? अक्सर देखा गया है कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, यानी कि जिसका बॉडी साइज छोटा होगा उसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा और जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसका ब्रीदिंग रेट थोड़ा कम होगा। समझे कि नहीं? तो मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज। अगर बॉडी का साइज छोटा है तो ब्रीदिंग रेट, है ना, ज्यादा होगा। बॉडी का साइज बड़ा है यानी कि ज्यादा है तो ब्रीदिंग रेट कम होगा, ठीक है ना। तो बेटा समझ में आ गया एक्सहेलेशन में कुछ नहीं है, दोनों मसल्स क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे और रिलैक्स होने के बाद ये प्रोसेस होगा। जैसे ही जो डायफ्राम था वो फिर से डोम शेप हो जाएगा, है ना, वापस इस तरीके से, है ना। और कैपेसिटी जो होगी पल्मोनरी कैपेसिटी, पल्मोनरी वॉल्यूम वो कम हो जाएगा और फिर से ये लंग्स अपने इस तरीके से जो मसल्स हैं वो डायग्राम में आप समझ रहे हैं, पीछे वाले डायग्राम को ही वो एक्सपेंड मान लो करेगा तो ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। कंफर्म? तो इसको नोट कर ले। अब बेटा ये तो क्या था? अब बेटा ये क्या था? नॉर्मल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। अब जरा फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करते हैं, ठीक है। फोर्सफुल मान लो अंदर से एयर, जैसे आपने देखा होगा कई बार योगा में वो ऐसे कपालभाति करते हैं ना, कई बार रामदेव बाबा को देखा होगा आपने, है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम
हम लोग फोर्सफुली एयर बाहर करते हैं तो हमारा स्टमक अंदर की तरफ जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसा नहीं होता है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको नहीं कुछ समझ नहीं आता है ना। लेकिन जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो आपका जो स्टमक है वो अंदर की तरफ जाता है। तो देखते हैं जरा फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या होता है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन क्या बेटा, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अब इसमें भी टू मसल्स इन्वॉल्व, इसमें भी दो मसल इन्वॉल्व होती हैं। देखते हैं जरा कौन कौन से बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट मसल्स है इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। अब क्या होता है, इनको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं IICM, ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। और दूसरी मसल्स कौन सी है, एब्डोमिनल मसल्स, और ये कौन सी है, मतलब एब्डोमेन में पाई जाती है, ठीक है, स्टमक के एरिया में। ये एब्डोमेन एरिया है तो इस एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये क्या करती हैं। ये जनरली क्या होती है, स्विच्ड ऑफ। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक्सहेल और इनहेल कर रहे हैं, तो इनका कोई काम नहीं है। ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे, ये भी हाँ बिटवीन रिब्स, यहाँ पे क्या लिखना है, बिटवीन रिब्स। ये भी रिब्स के बीच में होती है और इनका भी कितना, ये कितने पेयर होती है, 11 पेयर। लेकिन ये अभी काम नहीं कर रही है। कब, जब नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जो ब्रीदिंग है वो कर रहे हैं, तब इनका कोई काम नहीं है। तब किसका काम है, EICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। अब मान लेते हैं अब क्या होगा, इनका नाम ही है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये क्या करेंगे, जो रिब्स के बीच में है, रिब्स को अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे, ऐसे इस तरीके से अंदर की तरफ, यानी कि जो ये रिब्स है उनको ऐसे अंदर की तरफ, ताकि ज्यादा एयर अंदर की बाहर आ सके। भाई हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुल जब एक्सपायर करते हैं ऐसे अंदर से ज्यादा एयर निकालते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो चेस्ट है, कैविटी है, वो हल्का सा अंदर की तरफ पुश होती है। तो जब अंदर की तरफ पुश होती है तो उन्हें कौन सी मसल्स अंदर की तरफ पुश करती हैं, वो है बेटा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। कंफर्म। अब क्या होता है, कैसे ये होता है, तो देखो, हाँ एक चीज और ध्यान देना, फोर्सफुल एक्सहेलेशन मतलब नॉर्मल एक्सहेलेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस, बट फोर्सफुल एक्सहेलेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस। कैसा है बेटा, एक्टिव प्रोसेस है ना, इसमें ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, कौन सी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। जिससे क्या होगा, डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इन इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, इन अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही डिक्रीज होगा मतलब और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे डिक्रीज होगा फिर क्या होगा, इंक्रीज है ना, इंट्रा पल्मोनरी, एब्रेविएटेड फॉर्म में लिख रहा है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, सॉरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ठीक है, बस यहां तक इसको छोड़ देते, फिर उधर चलते हैं। एब्डोमिनल मसल्स क्या होंगी, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट भी बेटा, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी टुवर्ड्स, इधर की तरफ से, टुवर्ड्स डायफ्राम, इधर होगी डायफ्राम की तरफ होगी। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम ऐसे डोम शेप्ड है, और ज्यादा उधर की तरफ, तो और ज्यादा मोर डोम शेप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर डोम शेप्ड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड डायफ्राम। और जैसे डायफ्राम की तरफ ज्यादा क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कौन, एब्डोमिनल मसल्स बेटा। तो क्या होगा, डिक्रीज इंट्रा
सेम उधर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कंफर्म। और फिर क्या होगा, वही इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो। अब इन दोनों देखो, यहाँ पे भी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों क्या कॉज करेंगे बेटा, दोनों क्या कॉज करेंगे, दोनों कॉज करेंगे क्या, मोर एयर कम्स आउट फ्रॉम लंग्स, मोर एयर कम्स आउट फ्रॉम लंग्स। अब क्या होगा, लंग्स से क्या होगा, ज्यादा अमाउंट निकल के बाहर आ जाएगा, यानी कि ज्यादा एयर, नॉर्मल एक्सहेलेशन जो करते हैं उसके बाद, कंफर्म। तो बेटा ये है फोर्सफुल एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, जो हम ज्यादा कपालभाति या हम जो ज्यादा दौड़ते हैं या ऐसे ही मान लो मन आ गया हमारा, हम ऐसे अंदर की है बाहर निकाल रहे है ना, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो तब की कंडीशन ये है और ये एक्टिव प्रोसेस है। फिर से एक बार सुन लीजिए, नॉर्मल एक्सेलेरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस एंड फोर्सफुल एक्सेलेरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड इंस्पायरेशन आल्सो एक्टिव प्रोसेस, कंफर्म, नोट दैट। अब बेटा हम लोग चार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि कौन सी मसल्स किस टाइम पे क्या करती है, कंफर्म, देखते हैं जरा। ऐसे 5 कॉलम बनाए हमने, यहाँ पे सीरियल नंबर है, ठीक है। स्टेज ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का कौन सा स्टेज है, ठीक है। इसके बाद मसल्स इन्वॉल्व, क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का क्या होगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, कंफर्म। चलते हैं देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, नॉर्मल इनहेलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होगी, देखो जरा। ए नंबर आपको पता ही है, पढ़ चुके हो आपको, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही। फर्स्ट नंबर जो मसल्स है वो है फ्रेनिक ऑब्लिक रेडियल मसल्स, ठीक है, रेडियल मसल्स पता है कहाँ की है, डायफ्राम में, ठीक है। और दूसरी जो मसल्स है वो कौन सी इन्वॉल्व हो रही, EICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, कंफर्म, वेरी गुड। अब देखो दोनों, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी और दूसरी भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना। ए नंबर भी कॉन्ट्रैक्ट है और बी नंबर भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट देखा आपने। अब क्या करेंगे दोनों, ये भी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करेगी, और ये भी क्या करेगी, थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करेगी। थोरेसिक कैविटी आप समझ लो, हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है थोरेसिक कैविटी, THC का मतलब थोरेसिक कैविटी, कंफर्म, पक्का। पहले नंबर पे यही होता है, आप देख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल हम लोग एक्सहेलेशन करते जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल एयर जो बाहर निकलती है, जो हमें पता नहीं लगता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी मसल्स हैं, यही दोनों मसल्स हैं, ए और बी। कौन कौन सी, फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक ऑब्लिक रेडियल मसल्स, और दूसरी मसल्स है, दूसरी कौन सी, EICM। अब ये दोनों क्या होंगी बेटा, रिलैक्स होंगी, ए वाली भी रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स, और बी वाली भी रिलैक्स, दोनों रिलैक्स होंगे, कंफर्म, पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे पहले इंक्रीज करें, जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, ठीक है।
थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम को क्या करेंगे, ये दो जब इंक्रीज करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ऐसे बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। ओके, ये हो गया नॉर्मल एक्सपायरेशन। थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, फोर्सफुल एक्सेलेरेशन, ठीक है। फोर्सफुल एक्सेलेरेशन में कौन सी दो मसल्स काम करते हैं, ए नंबर पे कौन थी, IICM, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, कंफर्म। और बी नंबर पे कौन काम करती है, एब्डोमिनल मसल्स, ओके, ये दोनों मसल्स। अब देखो दोनों क्या होगी, यहाँ पे फोर्सफुल में ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी और बी वाली भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और दोनों क्या करेंगी, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बहुत ध्यान से, डिक्रीज थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, ये भी क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि एक्स्ट्रा डिक्रीज कर रही है ना, एक्स्ट्रा हमें एयर निकाल रहे हैं अंदर से, तो दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे ताकि और ज्यादा एयर बाहर आए, डिक्रीज थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, ठीक है, कंफर्म। ये चार्ट थोड़ा सिंपल है, आपको समझ में आएगा, वैसे पहले वाला भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको चार्ट को फटाक से नोट करें। अब बेटा हम लोग कुछ हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यानी कि लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो किस तरीके से, कितनी, कब और कब कहाँ रिलीज आउट होती है, स्टोर होती है, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि जिनका नाम है पल्मोनरी रेस्पिरेटरी ऑब्लिक पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑब्लिक पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी, यानी कि कितना वॉल्यूम होता है एंड कैपेसिटी, है ना, कंफर्म। तो सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी लिखा है, बहुत ध्यान से, है ना। सबसे पहले इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर क्या करता है बेटा, स्पायरोमीटर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट that used to clinical assessment of pulmonary volume, of pulmonary function। ये स्पायरोमीटर है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखें इसको। अब हम लोग चलते हैं जरा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की तरफ। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा, है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इससे। सबसे पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, ठीक है, मतलब जो रेस्पायर करते हैं उसमें कितना वॉल्यूम कब और कहाँ रिलीज आउट होता है या स्टोर होता है, जो भी देखते हैं। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, टीवी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म टीवी लिख देते हैं, है ना। ये टेलीविजन नहीं है आपके घर वाले, है ना, रामायण महाभारत और पता नहीं क्या क्या, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम, है ना, तो इसको देखते हैं जरा, टाइडल वॉल्यूम क्या है ना। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर which expire या inspired and expired, ठीक है, इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड। नॉर्मल जो वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली एक्सपायर्ड या इंस्पायर्ड जो करते हैं, है ना, नॉर्मल इंस्पायर किया और एक्सपायर्ड कर दिए, तो उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है, टीवी कितना होता है, 500 ml, कितना होता है, 500 ml, कितनी होती है, 500 ml। लेकिन
500 ml पूरी लंग्स तक नहीं पहुंचती है। कहां तक नहीं पहुंचती है? पूरे लंग्स तक नहीं पहुंचती है। अब सिर्फ कितनी लंग्स तक पहुंचती है ना, पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं जरा। अब क्या होता है कि इसमें दो पार्ट हो गए। 350 ml reach to up to lungs, reach in lungs। ठीक है, ये लंग्स तक पहुंचती है, ये लंग्स तक क्या करती है? पहुंचती है, ये लंग्स तक पहुंच गई। अब क्या होता है? दूसरी कितनी बची? 150 ml रिमेन। अब ये 150 ml क्या होती है? ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि कंडक्टिंग पार्ट, आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक में दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिव और रेस्पिरेटरी, है ना। तो जो कंडक्टिव पार्ट है वहीं पर रिमेन्स हो जाती है, यानी कि क्या होती है? स्टोर हो जाती है, यानी कि रिमेन्स इन कंडक्टिंग पार्ट, ये कंडक्टिंग पार्ट में ही रह जाती है ना। और ऐसे कंडक्टिंग पार्ट में जो एयर रह जाती है, या इन कंडक्टिंग पार्ट में जो एयर फंस रही है, उसे हम बोलते हैं डेड स्पेस। क्या बोलते हैं? डेड स्पेसेस। क्या बोलते हैं ना? डेड स्पेसेस। क्यों डेड स्पेसेस? ये क्यों? या डेड वॉल्यूम, है ना, डेड वॉल्यूम या डेड स्पेसेस। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं होती है, यानी कि लंग्स की एल्वेलाई में पार्टिसिपेट नहीं होती है, ये ट्रैक में ही फंस जाती है। कंफर्म? तो बेटा इस तरीके से ये होगा। अब क्या होता है कि पर मिनट कितनी पीवी होती है? देखो, पर मिनट पीवी अगर हम निकालें, 1 मिनट पीवी वॉल्यूम, पीवी है ना, टाइडल वॉल्यूम। 1 मिनट टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? 1 मिनट टाइडल वॉल्यूम मतलब 500, यानी कि पीवी क्या होगा? इक्वल्स टू पीवी मल्टीप्लाई रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग का रेट कितना है पर मिनट। तो देखो जरा क्या होगा, टीवी कितना था? 500, और 1 मिनट में हम कितने बार ब्रीथ करते हैं? 12 से 16 बार, 12 to 16। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का अगर करेंगे तो कितना आएगा? 6000 ml से लेकर के और 8000 ml, ठीक है, पर मिनट निकला है। 1 मिनट में इतना एयर हम लोग क्या करते हैं? ले सकते हैं अंदर, या लेते हैं, ले सकते नहीं, लेते हैं, सॉरी। तो ये हो गया टीवी। ठीक है, इसको भी नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा दूसरा नंबर क्या आता है? सेकेंड नंबर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा नंबर क्या आता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम लोग बोलते हैं IRV। ठीक है, शॉर्टकट में। अब ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो बेटा, नॉर्मल ब्रीथ जो आप करते हैं, जो नॉर्मल ब्रीदिंग जो आपको पता नहीं लगती है कितने बार कर रहे हैं कितने बार नहीं कर रहे, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हमारे लंग्स में क्या जगह नहीं होती है एयर जाने की? होती है। क्या होती है? उसी को हम बोलते हैं क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जरा देखते हैं क्या है। वॉल्यूम ऑफ एयर बाय forceful inhalation after normal inhalation। अब नॉर्मल इनहेलेशन के बाद भी कुछ एयर अंदर ले सकते हैं, मतलब उसे हम बोलते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन। और वो वॉल्यूम कितना होता है? IRV कितना होता है? 2500 से लेकर के 3000 ml तक। ठीक है, ये वो वॉल्यूम है जो आप नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ले सकते हैं, मतलब इतनी लंग्स में और जगह रहती है। ठीक है, कंफर्म। अगला चलते हैं थर्ड नंबर क्या है? ERV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? शॉर्टकट में बोलेंगे ERV। ठीक है, अब ये क्या होगा? सेम वैसे, मतलब कि एक
नॉर्मल एक्सेल किए, मतलब अंदर जो अंदर एयर थी नॉर्मल बाहर निकाली, जो पता नहीं लगता है, नॉर्मल एक्सेलेशन किया, एक जैसे ऐसे नॉर्मल एक्सेल कर दिया, और उसके बाद भी एयर हम और निकाल सकते हैं, कपालभाति में देखा होगा, और भी एयर निकाल सकते हैं उससे भी ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो वही सेम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर, और वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सफुल एक्सेलेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन, नॉर्मल एक्सेलेशन। एक नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो एयर निकाल सकते हैं उसे हम बोलते हैं ERV। तो ERV का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV कितना होता है 1000 से लेकर के 1100 ml। ठीक है, 1000 से 1100 ml होता है। ओके, फिर इसके बाद फोर्थ नंबर एक और आता है। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, RV बेटा बोलेंगे। अब देखो, नॉर्मल आप एक्सेल किए, सॉरी इनहेल किए, नॉर्मल एक्सेल कर दिए, फिर आपने फोर्सफुल एक्सेल कर दिए, है ना, यानी कि पूरा आपने जितना ताकत आपके अंदर थी वो आपसे सब एयर बाहर निकाल दी, तो क्या होगा, लंग्स के अंदर अब कोई एयर नहीं बची, सब खत्म, लंग्स कोलैप्स, ना बच्चा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि रिमेन्स, ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द लंग्स। कंफर्म, वॉल्यूम ऑफ एयर remains inside lungs after forceful exhalation के बाद भी जो एयर बचती है उसे हम बोलते हैं RV। तो बेटा RV का वॉल्यूम कितना होता है, RV होता है 1100 to 1200 ml। कंफर्म। तो बेटा ये थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ा, इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। और हमने उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी पढ़ा, है ना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को चार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जिसमें टीवी, ERV, IRV और RV, ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, थैंक यू।